नमस्कार मित्रांनो, मी रमेश जाधव PNG न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण अहमदाबादमध्ये राजपथ क्लबमध्ये आलेलो आहे, जिथे विश्व उमिया धाम यांच्यातर्फे या संस्थातर्फे आज विचार मंच म्हणजे सनातन धर्म ह्या विचारावर कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। सनातन धर्म ह्या विचारावरच्या कार्यक्रमाचे आजचे मुख्य अतिथी किंवा वक्ता आहे श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठीजी, जे सनातन धर्म प्रचार किंवा सनातन धर्माचा प्रसार कसा करावा याच्यावर त्यांचं नेहमी भाषण असतात, आपण सर्वीकडे ऐकलंच असेल। तर आज हा कार्यक्रम आहे अहमदाबादमध्ये। PNG न्यूजवर तुम्ही कंटिन्यू पाहत राहा। जसे पाहुणे आले मी त्यांची तुमची भेट घालून देणार, कंटिन्यू मी करणार PNG न्यूजमध्ये। थँक्यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला मौका है हम तो ये समझते थे कि इस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही पटेल है। आज आके पता चला कि बहुत सारे पटेल हैं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए, लेकिन हम दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं, गुलाम तो हुए और उस गुलामी के बाद जब बाहर निकले तो गुलामों के लिखे हुए इतिहास को आजाद भारत को पढ़ाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े संगठन हर बात पे अपने विचार रखने वाले लोग, आज भी मैं मानता हूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा झूठ बोलता है और जिन्हें झूठ बोलने, झूठ सुनने और झूठ में रहने की आदत है, तो विश्व में एकमात्र समुदाय है जिसका नाम है हिंदू। सच बोलने से, सच कहने से लोग नाराज हो जाते हैं। सच की एक प्रवृत्ति होती है कि आप सच को कितना भी गहरा दबा दीजिए, एक समय आता है जब सच पूरी ताकत के साथ जमीन से निकल करके बड़ा सा खड़ा हो जाता है। इसलिए आज इतने सारे पटेलों ने बुलाया है, तो उनका नाम मैं जरूर लेना चाहता हूं। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि 2012 से यह यात्रा मैंने शुरू की। आयोजक अलग अलग मंदिर मुझे ले गए, क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसी जगह हुआ है जहां मंदिर नहीं, जहां 40,000 लोगों के बीच में एक अकेला परिवार है। लेकिन यह आज एक अजीब अनुभूति है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं। जब एयरपोर्ट में मैं उतरा तो RP पटेल साहब, जिन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके जब एयरपोर्ट से वो होटल जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको एक भूमि पूजन में हिस्सा लेना है। तो अपने पूरे इस जीवन काल में एक ही भूमि पूजन देखा था मैंने अब तक, जो अयोध्या में हुआ। मुझे लगा कहां भूमि पूजन में इस देश की सत्ता पर बैठने वाला शीर्ष आदमी
और कहां में उसके राज में एक साधारण सा व्यक्ति, पता नहीं आज ये पटेल क्या करना चाहते हैं। 100 एकड़ में उमिया धाम के मंदिर की उस नींव के पत्थर की आज जीवन में पहली बार पूजा करने का मौका मिला। विश्व उमिया धाम के चेयरमैन श्री आर.पी. पटेल साहब, दीपक भाई पटेल साहब वाइस प्रेसिडेंट, धर्मेंद्र भाई पटेल साहब ट्रस्टी, रूपेश भाई बाका ट्रस्टी सेक्रेटरी साहब, निखिल पारिक साहब इस धाम के ट्रस्टी, कांति काका पटेल साहब ट्रस्टी और इस ट्रस्ट के ऑफिस के तमाम पदाधिकारी, छोटे छोटे गांव से आए हुए अनेक कार्यकर्ता, देवी और सज्जन लोग। गुजरात में बोलना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि 700 साल से सनातनी हिंदू बोलना भूल गया था। एक सरदार पटेल जिनको उस समय की सरकारों ने इतना अलग थलग किया कि लगता था कि भारत के इतिहास में सरदार पटेल सिर्फ एक नाम पर है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर कुछ आपको ऐसा लगता हो कि आप कुछ कर रहे हैं, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, मेरा विश्वास 3 घटनाओं ने ऐसा बढ़ाया है जिसके कारण मैं आपके बीच में हूं। भारतीय राजनीति में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्र वीर सावरकर, ये 3 नाम भारतीय राजनीति के लिए बड़े अछूत थे। इनका नाम लेते में सत्ताएं परेशान होती थी और संगठन जो घूम रहे हैं इस देश में वो बौले नजर आते थे। अब इन 3 घटनाओं को अगर आप देखें तो आपको विश्वास होगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपके जीते जी आपके नाम की कोई पट्टिका इस देश के किसी सड़क के किनारे लग जाए, किसी पार्क का नाम आपके नाम हो जाए। ये जरूरी नहीं। जो सरदार पटेल 12 जून 1828 में पैदा हुए, सरदार पटेल 3 जनवरी सरदार 31 अक्टूबर 1875 में पैदा हुए और 15 दिसंबर 1950 को वो हमारे बीच में रहे। मुझे नहीं याद कि सरदार पटेल के परिवार का कोई आदमी सत्ता में किसी लाइन में खड़ा हो कि उसे टिकट दे दिया जाए क्योंकि सरदार पटेल का बेटा है, भांजा है, भतीजा है। कोई मुझे मिला नहीं। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद 1991 में सत्ता के शीर्ष पर एक परिवार के विरोध में एक ऐसा शख्स सत्ता पर बैठा और उसके पास पूर्ण बहुमत भी नहीं था और कोई ऐसा भी नहीं था कि वो आदमी गुजराती हो तो कोई खास करता हो। जो परिवार सत्ता पे था
उनको सरदार पटेल से विशेष नफरत थी। लेकिन जिस आदमी के पास पार्लियामेंट में 244 सीटें हो, अपनी सरकार न चला पा रहा हो, तब भी 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न मिला। आप कह सकते हैं कि सरदार पटेल को इतनी देर में भारत रत्न क्यों मिला? तो अगर आप इस मनोवृत्ति को समझेंगे, उस तथ्य को पता चलेगा, तो आपको लगेगा कि सरदार पटेल से उनके जाने के बाद भी सत्ताएं डरती क्यों थी। भारत में जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, जिन्हें आप सिविलियन अवार्ड्स कहते हैं, ऐसी बेशर्मी की, बेहयाई की मिसालें दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन ऐसे बेहया लोगों को, ऐसे मक्कार लोगों को हम जो है महान बताते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विकृत मानसिकता है। समय पे अगर आप नहीं बोले और उसके बाद आप कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई अर्थ नहीं। इन नागरिक सम्मानों की जो कमेटी होती है, उस कमेटी का प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है। लेकिन आज संचार क्रांति के दौर में लोगों को चीजें पता चल गई, तब भी लोग कहने से शर्माते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। इस सोच ने सनातनी हिंदू को मानसिक रूप पर भिखारी बना दिया है। 1955 में पद्म पुरस्कारों के वितरण की कमेटी की मीटिंग हुई और उस कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री। अब यह तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1955 में देश का प्रधानमंत्री कौन था। फूल वाले चाचा की देख रेख में वो मीटिंग हुई। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि होता यह है कि जब आप कोई तथ्य रखते हैं तो एक बहुत बड़ी फौज है इस देश के अंदर, उनके अपने बेस्ट इंटरेस्ट हो सकते हैं। इसलिए जब ये यात्रा शुरू की तो सिर्फ एक ही तथ्य और एक ही लाइन के साथ में खड़ा हुआ हूं कि कितनी भी कड़वी बात हो, कितने बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ बात हो, लेकिन वो फैक्चुअल होनी चाहिए, रिटॉरिक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हम उस दौर में हैं कि जो बच्चा अभी शायद हाई स्कूल में भी नहीं आया है, इस संचार क्रांति में इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास है, इंफॉर्मेशन फ्री है, अबंडेंस में है। मैं मंच पे खड़े होकर के बहुत बड़ी बड़ी बात कहूं, अगर वो बच्चा यहां बैठा होगा, जब तक मैं अपनी बात कहूंगा इतनी देर में वेरीफाई कर लेगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों को लगता है हम बड़े संगठन के ठेकेदार हैं, हम कुछ भी बोल देंगे तो लोग पूछेंगे नहीं। ये वो दौर है कि अगर आपने झूठ बोला तो वो बच्चा आपके झूठ को घर तक छोड़ के आएगा। इसके एकदम एक्यूरेट, शुद्ध साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की हुई बात बोलना है, बाकी नहीं बोलना है। और हर उस विषय में नहीं बोलना है जिसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जो जिस विषय को नहीं जानता वो उसी का एक्सपर्ट है। सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर के ये कहने में क्या है, भाई मैं फला विषय के बारे में नहीं जानता। टीवी वाले मुंह के आगे माइक लगा दें, लोग वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में बोलने लगते हैं, अपने घर की व्यवस्था का पता नहीं। लेकिन शौक है, मैंने नहीं करता, ये मैं इस विषय को नहीं जानता, ये हमारी बीमारी है। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मंच पे आने से पहले किसी चीज को 10 बार वेरीफाई करना पड़ता है।
यही शायद एक मंत्र है जिसके कारण इस हॉल में इतने सारे लोग मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आए हैं। 1955 में पद्म पुरस्कारों की मीटिंग हुई और पूरी कमेटी में जिन लोगों के नाम फाइनल हो जाते थे उनकी बारे में इन्होंने क्या महान कार्य किया है उसका पूरा एक प्रोफाइल लिखा जाता था और फिर राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए उन्हें भेजा जाता था। लेकिन 1955 में पद्म पुरस्कार दिए गए, साथ को पद्मश्री को पद्म विभूषण दिया जाएगा, ये तमाम सारी चीज हुई। लेकिन उसमें एक अनोखी चीज हुई जो आज तक कम लोगों को पता है। उस कमेटी के चेयरमैन फूल वाले चचा ने अपने आप को ही भारत दे दिया। अब दूसरा सवाल यह होता है कि उनकी शान में लिखा क्या होगा जो राष्ट्रपति ने पढ़ा। 55 में तो वो कहीं बहुत बिजी थी। क्या प्रोफाइल में लिखा गया होगा? अगर किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, फिर मैं सोचूंगा कि मेरा प्रोफाइल और उनका प्रोफाइल कितना है। तो कोई ये 55 की घटना मैंने इसलिए बताई है, देशों के जीवन में, राष्ट्रों के जीवन में जब उस समय की काल परिस्थिति के हिसाब से लोग चीजों को तय करते हैं, ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश बहुत लंबी दूर तक नहीं चल पाते। जिस देश की आजादी के बारे में ही सबसे बड़ा घोटाला हुआ हो, जिसके जन्म पर ही लेकर के सवाल हो, उसकी उम्र कितनी होगी? हमने भले ही 70 सालों में एक लंबा सफर किया हो, कुछ डैम बना लिए हो, कुछ दुनिया जमाने की तथाकथित प्रोग्रेस कर ली हो, हम उस पर कुछ जरूर होते हो, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हम आज भी इस संचार क्रांति में कम से कम चर्चा करने के लिए, अगली पीढ़ी के सामने सच बात रखने के लिए भी हम तथ्यों के सामने बात नहीं रख रहे हैं। हम सब जल्दी में हैं, किसी भी तरीके से बस आगे बढ़ जाओ, हमको कुछ करना नहीं। क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? इसके करने से क्या हो जाए? ये बीमारी हमको जो है बार बार कचोटती है। 1946 की 6 ऐसी घटनाएं जो आपको भारत की किसी भी हिस्ट्री की किताब में नहीं मिलेगी। किसी का जिक्र कहीं किया गया है, किसी घटना का जिक्र किसी तीसरी किताब में किया गया है, और इतना साजिशन अंदाज में किया गया है कि आप किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाए। हमें बताया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हम बचपन से ये सुनते सुनते बड़े हो गए, बाल सफेद हो गए। तब ध्यान आया कि पता तो करें कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो कहां हुआ था, कैसे हुआ था? ब्रिटिश आर्काइव में, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, भारत की आर्काइव में, भारत की पार्लियामेंट में कोई तो डॉक्यूमेंट ऐसा मिले जिससे हम ये कह सके कि भाई भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। और इस झूठ के पीछे का जो पूरा ताना बाना बना गया, उसको अगर आप समझ जाएंगे तब इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। 1946 की 6 ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आप अगर क्रमबद्ध कर लें तब आपको पता चलेगा। और इसी झूठ के साथ जोड़ा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित फूल वाले चचा थे। यही बोला था। अब बताइए, ये सब सुना आपने कि नहीं सुना? लेकिन ये देश ज्यादातर ये मानता है
कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उन्होंने शपथ ली और देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे। सफेद झूठ। 1946 की 6 घटनाएं जो अलग अलग डॉक्यूमेंट से निकाल करके मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, आप उसको सुन लें तो फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है। जनवरी 1946 में भारत में जो प्रांतीय असेंबलीज थी, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, वो 15 थी कुल मिला और उसमें जो टोटल सदस्य थे उनकी गिनती 1585 थी। उस 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव की घोषणा हुई और कहा गया, रिजल्ट आया तो 492 जो मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व थी उसमें से 429 सीटों पे मुस्लिम लीग के सदस्य जीते, जिसमें मुंबई के पास एक जगह है जिसे आप बायकुला कहते हैं, उस बायकुला से जिना जीता और तब से लेकर अब तक जिना ही जीता है। उन सीटों का जब रिजल्ट आया तो बट नेचुरल था कि मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिली, लिहाजा कांग्रेस जीत गई। लेकिन 46 की घटना से पहले एक घटना 23 मार्च 1940 को हुई। और अगर आप पीछे चले जाएं और कुछ लोगों की आपको टोपियां और शेरवानी अगर उतरवानी है तो मैं और पीछे चला जाता हूं ताकि आपका तथ्य क्लियर हो जाए। अभी हाल में उसके ऊपर एक फैसला हुआ है, उसकी रेलेवेंस यह है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। एक साहब ने एक तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा। यह 1904 में लिखा गया और उन साहब का नाम था, उन्हें अंग्रेजों ने खिताब दिया सरदार। उनका नाम था सर मोहम्मद इकबाल। 1904 में वो भारत के लिए तराना लिखते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है और 1910 में वो मिल्ली तराना लिखते हैं जो भारत के सनातनी हिंदुओं को नहीं पता। हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर आज को समझना है तो जड़ पे जाइए। जड़ को अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये सारे देश में सरतन से जुदा हो गया। हम जड़ पे नहीं जाना चाहते, जबकि सनातन मानता है कि सनातन जड़ है। हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में कोई बात हवा में नहीं कही गई। हम उन लोगों में से नहीं है जो ये नहीं बताते कि आसमानी किताब आई तो थी लेकिन कॉरियर कंपनी का नाम नहीं बताते। हमसे सनातन में दुनिया की कोई ताकत बहस नहीं कर सकती। अगर आज की पीढ़ी से मैं कहूं कि सनातन क्या है तो आज की पीढ़ी के सामने सनातन का मतलब है साइंस और कुछ नहीं। लेकिन मोहल्ले मोहल्ले, गली गली कुछ लोग, हिंदुत्व की दुकान चलाने वाले लोग, अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने सनातन को कितना बौना कर दिया। और हम बड़े बड़े लोग बच्चों से कभी ये बात नहीं करते। हम खुद मंदिर जब जाएंगे जब बेटा फेल होने वाला होता है, जब बेटी की शादी के लिए सही लड़का नहीं मिल रहा होता है, तब हमें भगवान याद आते हैं। और क्योंकि शादी बड़ा काम है तो उतनी बड़ा भंडारे का भी वादा करके आते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं। तो यह हमने अपने स्वार्थ
इसलिए सनातन को लेकर के कितना भ्रम हमारे लोगों ने फैलाया। लेकिन मुझे खुशी है कि बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल के बच्चे जब ईमेल करते हैं, 2-2 बजे ईमेल करते हैं, तो मुझे एक बात तो समझ में आती है, जिसके कारण आपके आयोजक जब प्रोग्राम के शुरू हुआ, मुझे मंच पे बुलाया तो एक साथ 3 बोतल रख दिया। बोला इसकी जरूरत पड़ेगी, 1912 से लेकर अभी तक इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 राज हैं। अगर उसको पीऊंगा तो लोग कहेंगे पी के देता है, मुझे प्यास लगती नहीं है। मैं 4 घंटे बोलूं, 5 घंटे बोलूं, ये सिर्फ बोलने का कारण नहीं है, ये सिर्फ प्यास नहीं है, ये कोई शक्ति मुझसे ये काम करा रही है और मैं उसे करने की कोशिश